Hello friends, welcome back. This is Pankaj and you are watching Investing with Pankaj. स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस आप अगर पिछले कुछ टाइम प्राइवेट बैंकिंग को देखें जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का परफॉर्मेंस या एफएमसीजी स्टॉक्स को देखें या इंपैक्ट ऑफ रेट कट्स ऑन आईटी स्टॉक्स देखें, बहुत सारी इंटरेस्टिंग लर्निंग्स इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से आपको मिल सकती हैं। अक्सर हम इन कंपनीज के बारे में बात करते हैं और फॉर एग्जांपल हमने पेंट सेक्टर को काफी डिटेल में कवर किया था और अगर आप पिछले 2-3 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो सम ऑफ द स्टॉक्स लाइक एक्जो नोबेल दे आर अप ऑलमोस्ट 40%। बट आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक न सिर्फ मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ऑल्सो इन जनरल मनी या स्पेंडिंग या इन्वेस्टिंग या सेविंग, इन सब चीजों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये आप जो स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं ये मॉर्गन हाउसेल है। बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में सुना भी होगा और शायद इनकी किताब भी पढ़ी हो। इनकी जो किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी हुई है और आज हम जो बात करेंगे वो कुछ एक की लर्निंग्स जो हैं उस किताब से आप सीख सकते हैं। इन्होंने जो कुछ कहा है मनी के बारे में या स्पेंडिंग के बारे में, सेविंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, उससे सीख सकते हैं। तो एक सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है कि हम जो बात कर रहे हैं वो एक हमने शायद कुछ एक महीने पहले एक वीडियो बनाया था साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो प्ले करते हैं इन्वेस्टिंग में और जो रोल उनका होता है, वो जो रोल है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का उसका एक एक्सटेंशन है, मतलब उसके बारे में आगे और बात की जा रही है। ये जो डेनियल कानमैन की फिलॉसफी जो है थिंक बेटर इन्वेस्ट बेटर, हम अक्सर बोलते हैं लर्न मोर इन्वेस्ट बेटर। लर्न और थिंक दोनों आपस में काफी जुड़ी हुई चीजें हैं। जितना आप लर्न करेंगे उतना आप थिंक करेंगे। जरूरी नहीं है कि 1-to-1 कोरिलेशन हो, बट अक्सर लर्न करने से थिंकिंग बेटर होती है और वही चीज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में, डिसीजन मेकिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में डेनियल कानमैन ने बात की। डेनियल कानमैन नोबेल लॉरिएट थे और उनकी जो फिलॉसफी है बहुत इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है, काफी सारी चीजें आप उसे सीख सकते हैं। तो जो हमारा वीडियो है उसको जरूर देखें, उसको आप काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें इन्वेस्टिंग के बारे में आप उनसे सीख सकते हैं। तो उनका जो बिहेवियरल फाइनेंस वाला मॉडल था वही सेम चीज कुछ अलग अलग प्रिंसिपल्स के साथ और कुछ हद तक सिमिलर प्रिंसिपल के साथ भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों ने बताई हैं। और आज हम जो बात करेंगे वो ये है कि जो मॉडल था उनका कि वो एक दो तरह की थिंकिंग होती है, स्लो थिंकिंग, फास्ट थिंकिंग। कई सारे बार आप बहुत सारे कंडीशनड होते हैं डिसीजन लेने के लिए और वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से आप मिस्टेक्स करते हैं या वो आप एक कंडीशनड आपका ब्रेन रहता है वो डिसाइड करने के लिए। उस लॉजिक को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जा रहा है, न सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए, न सिर्फ मार्केट्स के लिए, बट इन जनरल लाइफ के लिए बहुत सारी चीजें इसमें एप्लीकेबल होंगी। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ प्लीज डोंट गेट स्कैर्ड, ये कोई मोटिवेशन क्लास नहीं है या कोई ये इस तरह की चीज नहीं है कि हम आपको ये समझाएं कि किस तरह से बेटर जिया जाए या किस तरह से लाइफ लीड की जाए। ऑफ कोर्स दोस टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट बट that is not our primary objective here. We are saying that a lot of philosophies, lot of principles which are applicable for money, they are applicable for life in general, and that is something which I've been talking about. The Psychology of Money उनकी काफी सक्सेसफुल किताब थी और अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक और किताब आई है Same as Ever। तो ये दोनों जो किताबें हैं एक्चुअली आप शायद ये भी कह सकते हैं कि जो पहली किताब थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी वो इतनी सक्सेसफुल हुई कि डेफिनेटली जब सक्सेस किसी प्रोडक्ट की होती है, किसी ऑथर की होती है, तो एक बहुत बड़ा इंकरेजमेंट होता है कि वो कुछ और भी शेयर करें, कुछ और भी लिखें, कुछ और भी बताएं। तो सेम एज एवर उसके बाद किताब आई। इज द बेस्ट सेलिंग ऑथर, बहुत सारी किताबें उन्होंने बेची हैं, 6 मिलियन से ज्यादा बुक, 6 मिलियन मतलब कि 60 लाख से ज्यादा किताबें और 50 से ज्यादा लैंग्वेजेस में उनकी किताब ट्रांसलेट हो चुकी हैं। उनको काफी सारे अवार्ड भी मिले हैं, काफी सारी चीजें, ग्लोबल रिकॉग्निशन जिसको कहते हैं वो उनके पास है। तो हमेशा मैं ये कहता हूं कि पॉपुलैरिटी इज नॉट अ मेजर कि कौन सी चीज कितनी अच्छी कौन सी खराब है, लेकिन पॉपुलैरिटी एक मेजर जरूर होता है इस बात के लिए कि हम उस चीज को एक्सप्लोर करें। सो जो कन्वेंशनल विजडम, पॉपुलर चीजें जो हैं या जो भी चीजें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, एटलीस्ट दे डिजर्व अ चांस दैट वी शुड एक्सप्लोर देम। वी मे एग्री, वी मे डिसएग्री, वी मे एनालाइज एंड थिंक दैट इट माइट नॉट वर्क फॉर अस। वो सब चीजें अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कोई किताब है, अगर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कोई चीज है तो डेफिनेटली आप एक बार उसको जरूर देखें, एक बार उसको जरूर एनालाइज करने की कोशिश करें। तो यही हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। इट्स नॉट टू से दैट वी एग्री विद एवरीथिंग और इट्स समथिंग व्हिच प्रोबब्ली विल से कि आप भाई ब्लैंकेटली या किसी बिना आंखें खोले, बिना कुछ एनालाइज किए यकीन कर लीजिए सब कुछ जो कह रहा है कोई नहीं। लेकिन कोई बहुत सारी पॉपुलर जो चीजें हैं, कोई बहुत सारी सक्सेसफुल चीजें हैं, डेफिनेटली बुक्स के केस में
या कोई जैसे इनफैक्ट क्लासिक मूवीज जो होती हैं, उन सब केसेस में एक बार ये डिजर्व जरूर करती है वो चांस कि आप उसको एक्सप्लोर करें, आप उसको जानें, और उसके बाद आप खुद फैसला लें कि आपके लिए वो काम करेगी, आपके लिए ठीक है, आपके लिए नहीं है। इस साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें कही हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी हो, बट अगर नहीं भी पता है तो ये सब काफी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हार्वर्ड मार्क्स और ये सब चीजें, बहुत मार्केट में बहुत बड़ा नाम है इन लोगों का, और बहुत इनको वेल रिगार्डेड, बहुत रेप्यूटेड लोग हैं, और ये इन्होंने जो कुछ कहा है वो बुक के बारे में बहुत अच्छा है। बात करते हैं कि क्या कहा गया है इसमें। तो इसके जो बेसिक चीजें हैं वो है कि भाई बिहेवियरल फैक्टर्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हमारी सोच में, हमारे डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मनी मैनेजमेंट में भी उतना ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये सब चीजें लाइफ के सब एस्पेक्ट्स के बारे में एप्लीकेबल है, और मनी मैनेजमेंट भी उसका पार्ट ही है। आप किस अपॉर्चुनिटी को चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि जब आप नौकरी ढूंढ रहे हैं या किसी नौकरी को चेंज कर रहे हैं या कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो कई बार आपकी एक फिलॉसफी होती है कि भाई मैं ये चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूं और ये चीजें मुझे चाहिए, तो वो आपकी एक प्रायोरिटी ऑर्डर होती है, वो आपके खुद के एक्सपीरियंस से डिटरमिन होती है। आपको क्या अच्छा क्या खराब लगता है, कौन सी चीजें पसंद है, कौन सी चीजें नापसंद है, वो आपको पता लगता है। तो क्या होता है, इस सबसे इमोशंस, बायसेस और हमारी जो थिंकिंग है वो एक बड़ा रोल प्ले करती है। इमोशंस मतलब कि हम कैसा फील कर रहे हैं। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट या बड़ी अच्छी कहावत है कि जब आप बहुत खुश हैं तो किसी को कुछ प्रॉमिस मत कीजिए, किसी से कुछ वादा मत कीजिए। क्यों ऐसा कहा जाता है? या फिर बहुत नाराज हैं तो किसी से बात मत कीजिए उस टाइप पे। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप किसी को मेल भेजने वाले हैं, कुछ रुक जाइए, थोड़ा सा ठंडा पानी पी लीजिए अगर तुरंत भेजना है तो, और नहीं भेजना है, इतना अर्जेंट नहीं है तो कल सुबह भेजिए। तो आप डेफिनेटली पाएंगे कि आप एक बेटर डिसीजन ले पा रहे हैं। आप अपने खुद के बिहेवियर को अगर इवैल्यूएट करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा खुश हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉमिस कुछ कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉमिस कर सकते हैं, शायद डिलीवर ना कर पाए आप, और शायद उस चीज को रिग्रेट करें। सिमिलरली आप कुछ गलत फैसला ले लिए बिकॉज गुस्से में है, तो वो ये क्या है, इमोशंस है। फिर हमारी बायसेस होती हैं। बायसेस मतलब कि हम किस चीज को खराब समझते हैं, किसी को अच्छा समझते हैं। एंड आई वुड से दैट इवन बेस्ट ऑफ द पीपल आर अ विक्टिम ऑफ दैट। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूं। मैं जब कॉलेज में पढ़ने के लिए गया तो उस टाइम पे एक सर्टेन सोच थी, एक ऐसा सोचा जाता था कि भाई ये चीजें अच्छी हैं, ये चीजें खराब है। और मैं किसी चीज को रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, किसी चीज को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ कुछ समय बाद कि मेरी जो बायसेस हैं या मेरी जो सोच है, मैं जिस चीज को अच्छा है गलत समझता हूं, पहली बात तो सब कोई वैसा नहीं सोचता, और किसी एक पैरामीटर पे किसी आदमी की सोच मुझसे मिल भी रही हो तो भी गारंटी नहीं है कि बाकी सब पैरामीटर पे मिलेगी। एक बहुत सिंपल एग्जांपल, आदमी की डाइटरी हैबिट्स, मतलब आप क्या खाते हैं, क्या पसंद करते हैं। आपको वेजिटेरियन खाना पसंद है, नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद है, और अगर आप उसको पैमाना बना लेते हैं कि भाई ये चीज ही अच्छी है, ये चीज ही खराब है, तो शायद might not work. And again, I'm not saying that for your investing philosophy, there are a lot of people, lot of friends I know, lot of people I have worked with, clients, साथ के लोग जिनको कि लिकर कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, या फिर आईटीसी में, बिकॉज वो सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, टोबैको बनाने वाली कंपनी है, नहीं इन्वेस्ट करते हैं। That's perfectly right. There are a lot of people who respect themselves are vegetarian. They don't invest in anything which is related to meat, poultry, and those kind of products. And that philosophy is perfectly right for them. But अगर आप किसी इस चीज को इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि भाई somebody is good or bad, and अगर आप वो चीजें अपने बायसेस को रोल प्ले करने लगते हैं उनमें, आपका एक प्रिंसिपल है लाइफ का कि भाई मैं टोबैको स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, वो परफेक्टली फाइन है। लेकिन अगर कोई और इन्वेस्ट कर रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई वो गलत है या क्या है। आपके लिए वो ठीक है, लेकिन आप किसी दूसरे को जज नहीं कर सकते उस चीज पे। तो मतलब ये बायसेस जो होती हैं उनको जज करने पर मजबूर कर। फिर थिंकिंग है हमारी खुद की सोच, हमारी खुद के एक्सपीरियंस, हमारा खुद का पास, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वेस्टमेंट में, हमारे मनी मैनेजमेंट के लेसन। फॉर एग्जाम्पल, नो वन इज क्रेजी। नो वन इज क्रेजी मतलब ये कि आपकी जो सोच है आपके लिए सही है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है, जैसे मैं आपसे कहा कि कोई अगर आईटीसी में इन्वेस्ट नहीं करता है, या कोई अगर लिकर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता है, तो ये उनके लिए सच है, उनके लिए सही है, उनके लिए अच्छा है। बट अगर आप उससे अलग सोचते हैं या आप वैसा भी सोचते हैं और कोई दूसरा कुछ और कर रहा है, तो कोई भी आप ये कहें कि वो गलत कर रहा है, ही इज क्रेजी और वो पागल है, ये चीज वैलिड नहीं है। क्यों?
क्योंकि हर एक आदमी की अपनी एक लाइफ की फिलॉसफी है, उसके अपने सिद्धांत हैं, उसकी अपनी एक सोच है, और वो जो चीज है वो डिटरमिन कर रही है। तो मतलब वो क्रेजी नहीं है, ही इज नॉट क्रेजी और शी इज नॉट क्रेजी, दे आर बिहेविंग द वे दे आर बिहेविंग बिकॉज उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो है उसके हिसाब से उनकी डिसीजन मेकिंग है। मैथमेटिक्स नहीं है ये, 1+1=2 ही होगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए, 3-2 = 1 ही होगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप। मैथमेटिक्स नहीं है यहाँ पे, बायसेस हमारे खुद के एक्सपीरियंस वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो नो वन इज क्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है उस किताब का, मॉर्गन हाउसल की साइकोलॉजी ऑफ मनी का। नो वन इज क्रेजी मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि किसी जैसे पर्सनल स्पेंडिंग की बात होती है, पर्सनल जो कंजम्पशन है उसकी बात होती है। कई लोग कहते हैं कि भाई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही बार जिंदगी मिली है तो हम ये भी करते हैं वो भी करते हैं, और ऐसा भी मतलब कई लोग ऐसे हैं जो कि उस तरह से बिहेव करते हैं। कई लोग कहते हैं नहीं यार, भविष्य की सोच के चलना चाहिए, भविष्य के बारे में समझना चाहिए। तो कोई आदमी जो सेम तरह के जॉब में है, सेम तरह की प्रोफाइल में है और वो सेम तरह की सैलरी अर्न करते हैं, बट उनकी पर्सनल स्पेंडिंग बिहेवियर बड़ा डिफरेंट हो सकता है। बट वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं 100%, लेकिन नो वन इज क्रेजी मतलब वो दोनों गलत नहीं है अपनी जगह पे, क्योंकि उनके हिसाब से वो चीज जो कर रहे हैं, कई कई चीजें आउटराइटली गलत हो सकती हैं। जैसे कि मतलब अगर आप ये कहें कि भाई जितने जो आपकी चादर है उससे ज्यादा पांव अगर पसार रहे हैं, बड़ी पुरानी कहावत है ना कि तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर, मतलब जितनी लंबी चादर है उतने ही पांव फैलाइए। मतलब जितना आपका अर्निंग है, जितनी आपकी वेल्थ है, उसके हिसाब से आप खर्चा कीजिए। वो सब चीजें बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन इंडिविजुअल ब्रैकेट्स में, जैसे किसी आदमी को मूवीज पसंद है वो मूवीज में खर्चा कर रहा है, किसी आदमी को कुछ और बाहर खाना पसंद है वो बाहर खाने में खर्चा कर रहा है, तो वो चीज में आप कोई नहीं कह सकते कि गलत है सही है। नो वन इज क्रेजी, नथिंग इज एज गुड और एज बैड इट सीम्स। कोई भी चीज जो जितनी सही या गलत लग रही है ना, कभी भी वैसी नहीं, बिकॉज लक का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। 2007 का जो वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप, अभी इंडिया ने दोबारा T20 वर्ल्ड कप जीता दूसरी बार रोहित शर्मा की कप्तानी में। व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट, व्हाट अ ग्रेट मैच इट वाज। 2007 का वर्ल्ड कप जो था वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फाइनल हो रहा था, और आखिरी ओवर में जोगिंदर शर्मा को बॉल दी MS धोनी ने। MS धोनी कप्तान हुआ करते थे, और जो उस टाइम पे पाकिस्तान की जो बैटिंग चल रही थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के जीतने का चांसेस ज्यादा है। वो मैच काफी जल्दी पलट गया था। अगर आप उसकी हाइलाइट्स देखें या उसका वीडियो देखें, आप जरूर देखिए, वो मैच कई जगह उसका पासा पलटा है, लेकिन लास्ट ओवर में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये तो मैच पाकिस्तान के हक में जाने वाला। एक बहुत ही आसान सी बॉल और जिसपे एक शॉट खेला और श्रीसंत ने कैच लिया, उस वजह से इंडिया जीता। और बहुत सारी जगह पे एक विनर हुए इंडिया की टीम या आउटकम अच्छा आया तो उसके बारे में बड़े सारे एनालिसिस होंगे कि ये अच्छा हुआ वो अच्छा हुआ, लेकिन जो लक का रोल था, अगर आप आज उस बॉल को देखें और आपको ये पता ना हो कि इस बॉल पे क्या आउटकम आने वाला है, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा कि उस बॉल पे कैच लिया गया है और इंडिया जीत गई है। वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव दैट। सो nobody or no situation, nothing is as good or as bad it seems. लक का जो रोल है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर कहा जाता है मार्केट में कि आप अपना रिसर्च कर लीजिए, आप अपना इन्वेस्टमेंट का थीसिस बड़ा सॉलिड बनाइए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लक की जरूरत पड़ती है। लक की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अल्टीमेटली देयर आर लॉट ऑफ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स which a company or an investment will encounter. Can you forecast that? Not always possible with 100% certainty. मतलब ये कि जो लक का रोल है, आपका आउटकम गलत आया सही आया, उसमें लक ने जो रोल प्ले किया है वो आप कभी शायद उतना डिटरमिन नहीं कर पाएंगे। हमें अक्सर लगता है अरे भाई मेरा तो स्टॉक चल गया, मैं बॉन्ड हूं, मतलब मैं तो बहुत अच्छा इन्वेस्टर हूं, और मेरा स्टॉक नहीं चला तो मतलब मेरे एनालिसिस में कमी होगी। और वो जरूर इंट्रोस्पेक्शन बहुत अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन उसमें यह भी याद रखना चाहिए कि आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठाएं देखें, और बहुत से सक्सेसफुल इन्वेस्टर का भी, तो अगर उनका 60% 70% सक्सेस रेट भी है तो बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। मैथमेटिक्स नहीं है इन्वेस्टिंग। उसी तरह से कोई भी चीज लाइफ में, नथिंग इज एज गुड और एज बैड इट सीम्स का मतलब ये कि पीछे जाके एनालिसिस करना बहुत आसान है। अरे बॉस अमेजिंग, दिस वाज द स्टेप व्हिच चेंज द
कोर्स, ऑफ कोर्स कैन से दैट, बट उस पॉइंट पे, उस चीज पे बैट करने के लिए कितने लोग तैयार थे? हाइंडसाइट इज 2020 ऑलवेज। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लक का रोल हमेशा इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टिंग में, लाइफ में और इन जनरल। फिर एक बात आती है कि टाइम, टाइम एंड टाइम। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है इन्वेस्टिंग में कि 8 वंडर कहा जाता है, 8 वंडर ऑफ कंपाउंडिंग, मतलब कि जो दुनिया का 8वां अजूबा है, 7 अजूबे तो हम सब जानते हैं, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, बट 8वां अजूबा क्या है? वो कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मतलब आप बाकी कुछ मत बदलिए, बट आप समय बदल दीजिए। कोई भी अच्छी हैबिट, कोई भी खराब हैबिट, आप उसको समय ज्यादा दे दीजिए, उसका इंपैक्ट उतना ज्यादा दिखिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वॉरेन बफे, जो कि मतलब दुनिया भर के इन्वेस्टर में अगर कहा जाए तो वन ऑफ द वेरी वेल नोन एंड वेल रिगार्डेड लेजेंड है वॉरेन बफे। पिछले 20-22 साल का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इट्स नॉट बैड, बट इट्स नॉट द बेस्ट ईदर एज कंपेयर टू मेनी अदर इन्वेस्टर्स। बट बिकॉज ही हैज बीन इन्वेस्टिंग सिंस 60s, कंपाउंडिंग की वजह से वो मशीन इतनी बड़ी हो गई है, इतनी पावरफुल हो गई है कि आप अगर पिछले 20 सालों में उन्होंने कुछ ज्यादा खास किया भी नहीं है, of course, as I'm saying, he has not done badly, but at the same time, there are several other investors who have done better, several other fund managers who have done better. मतलब ये कि कंपाउंडिंग का रोल एक बहुत बड़ा प्ले हो रहा है उसमें। आप देखिए ना कि अगर आपके पास आज 100 रुपीज हैं और आप 100 रुपीज पर 20% रिटर्न बनाते हैं, तो आप 20 रुपए बनाते हैं। कहां पहुंचे? 120 रुपए एक साल। 20% रिटर्न बनाया 100 रुपए। आपके पास अगर $1 मिलियन है और अगर आप 10% भी रिटर्न बनाते हैं, तो कहां पहुंचे? 1.1 मिलियन। कंपाउंडिंग जो है, मतलब आप किसी चीज को कितना समय दिए, आप 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करते रहे, बट जो आपको ग्रोथ दिखेगी वो 10 से 20 साल के बीच में ज्यादा दिखेगी, 20 से 30 साल के बीच में उससे ज्यादा दिखेगी। मतलब इन्वेस्टमेंट होराइजन जितना बड़ा होगा, उतना ज्यादा आपको लाभ होने की संभावना है। मार्केट में अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम देखेंगे तो लॉस बनाने की पॉसिबिलिटी आपको ज्यादा दिखेगी। रिलेटिवली बोल रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि लॉस की प्रोबेबिलिटी फायदे की प्रोबेबिलिटी से ज्यादा दिखेगी, नहीं। लॉस की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली, रिलेटिवली ज्यादा दिखेगी शॉर्ट टाइम फ्रेम में एज कंपेयर टू लॉन्ग टाइम फ्रेम। 1 साल का टाइम फ्रेम और 10 साल का टाइम फ्रेम। आप निफ्टी का एक्सरसाइज करके देखिए, ये होमवर्क है चलिए आपके लिए। निफ्टी का एक्सरसाइज करिए कि 1 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न और 5 साल का रिटर्न और 10 साल का रिटर्न आप देखिए। मतलब अगर आप देख रहे हैं कि 2014 टू 2024, 2013 टू 2023, इस तरह से आप देखिए 10 साल का पीरियड। 5 साल का देखिए 2024, 2019 से 2018 से 2023, इस तरह से देखिए। और एक एक साल के देखिए टाइम फ्रेम, तो आप देखेंगे कि जितना आपका लंबा टाइम फ्रेम है, नुकसान करने की प्रोबेबिलिटी उतनी रिलेटिवली स्पीकिंग कम हो जाती है। गेटिंग वेल्थ वर्सेस स्टेइंग वेल्दी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि ऑफ कोर्स ये इस तरह की स्टडीज कितना हद तक इंडिया में कंडक्ट हुई है मैं नहीं कह सकता और मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यूएस में स्टडी काफी कंडक्ट हुई है इस बारे में कि जिन लोगों की लॉटरी लगती है, क्या वो लोग उस वेल्थ को रिटेन कर पाते हैं, क्या उसको ग्रो कर पाते हैं। और न्यूज बड़ी डिप्रेसिंग और नेगेटिव है, ज्यादातर लॉटरी लगने वाले लोग ऐसा नहीं कर पाते। आफ्टर अ व्हाइल, आफ्टर फ्यू इयर्स, दे आर अगेन बैक टू सेम लेवल। क्यों ऐसा होता है? गेटिंग वेल्दी और स्टेइंग वेल्दी दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। ऐसा अक्सर होता है कि जो कॉन्सेप्ट वेल्थ क्रिएशन के लिए एप्लीकेबल है, वो अर्निंग के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए अलग अलग हो जाते हैं थोड़े से। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि अर्निंग मतलब वेल्थ कमाना और वेल्दी रहना दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, अलग अलग ट्रेट्स हैं इंसान की। बात आती है फिर कि अगर आप किसी भी चीज में जनरेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत सिंपल सी चीज है कि आप बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो आपका
वेल्दी रह पाना शायद मुश्किल है। सिंपल प्रिंसिपल। तो गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी दो अलग अलग चीजें होंगी। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन बेसिक मुद्दा यह है कि जो प्रिंसिपल अर्निंग के लिए एप्लीकेबल है वो सेविंग के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए थोड़े से अलग हो जाते हैं। कोई आदमी अर्निंग में बहुत अच्छा है, कोई व्यक्ति अर्निंग में बहुत अच्छा है, मतलब ये नहीं है कि उस इन्वेस्टिंग में भी बहुत अच्छा होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखेंगे कि मतलब इट इज फनी, बट क्रेडिट कार्ड पे लोग 18% 24% की इंटरेस्ट दे रहे हैं, मिनिमम जो पेमेंट होता है रिक्वायर्ड वो करते हैं, और कुछ पैसा उनका एफडीज में पड़ा हुआ है। ये स्ट्रेंज, राइट? एफडी में 7-8% रिटर्न मिल रहा है, वहां पे आप 24% रिटर्न दे रहे हैं। बट ऐसे एग्जांपल आपको अपने आसपास भी दिखते होंगे। अगर नहीं दिखते हैं तो आप इस चीज को सर्च कर लिए गूगल पे कि क्या इस तरह का होता है। यस, तरह एग्जांपल्स होते हैं। मतलब गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी आर दो अलग अलग चीज। टेल इवेंट्स बहुत इट्स अगेन वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि जनरली आप देखेंगे कि जो एक स्टैंडर्ड कर्व होता है, जो बेल कर्व जिसको बोलते हैं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किसी भी ट्रेड के लिए, किसी भी चीज के लिए बेल कर्व क्या होता है? इस तरह का उसका कर्व होता है। मतलब लाइक बेल, उसका नाम ही बेल शेप्ड है, मतलब बेल जैसी घंटी होती है उस तरह का। मतलब सबसे ज्यादा जो वैल्यूज मिलेंगी आपको इधर मिलेंगी बीच में, राइट? और जैसे जैसे आप नजदीक की तरफ जाएंगे, मतलब एंड की तरफ, तो आपको उतने कम इवेंट्स मिलेंगे। बट वो इवेंट भी पॉसिबल तो है। चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि आप एक लॉटरी आपको लगानी है, 99% चांस ये है कि आपको $10 मिलियन, $100 मिलियन या कुछ ऐसा मिलेगा, और $1 मिलियन या $10 मिलियन या $100 मिलियन जो भी कुछ मिलने वाला है आपको, 99% चांस ये है। 1% चांस ये है कि आपके पास जो भी कुछ है वो ले लिया जाएगा, आप जीरो पे आ जाएंगे, आपके चाहे कुछ भी है मतलब। और अगर और ज्यादा इसको थोड़ा एक्सट्रीम कर दें कि भाई आपको ये वेल्थ मिलेगी और 1% पे कि भाई यू विल बी हैंग, क्या आप वो चांस लेंगे? अगर रैशनल है तो शायद नहीं लेंगे, क्योंकि 1% भले ही चांस हो हैंग करने का या पूरी वेल्थ आपकी छीन लिए जाने का, लेकिन वो 1% चांस तो है, वो टेल इवेंट है, हो तो सकता ही। और टेल इवेंट भी होते हैं। एक बहुत पुराना एग्जांपल है, शायद पता नहीं आप में से कितने लोगों ने सुना होगा। एक कंपनी हुआ करती थी, एक फंड हुआ करता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, LTCM, लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट। एक बहुत अच्छी किताब है उसके ऊपर, व्हेन जीनियस फेल्ड, शायद अगर मुझे नाम ठीक से याद आ रहा है तो। मतलब उसमें बहुत सारे नोबेल लॉरिएट्स, बहुत बड़े बड़े लोग उस फंड को चलाते थे, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग, बड़े बड़े जीनियस लोग। एंड द फंड फेल्ड। और उसके ऊपर जो किताब है, तो मतलब उसका बेसिक सारांश ये है कि टेल इवेंट्स की कोई गारंटी नहीं होती है। कोविड वाज अ टेल इवेंट, राइट? किसी ने इमेजिन किया था कि हो सकता है? 2007-8 की फाइनेंशियल क्राइसिस वाज अ टेल इवेंट। तो टेल इवेंट मतलब कि जिन इवेंट्स की चांसेस बहुत कम हो, वो इवेंट आउटकम को इतना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि भाई आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छा एग्जांपल उन्होंने टेल इवेंट्स का दिया है मॉर्गन हाउसल ने अपनी किताब में, कि बिल गेट्स के बारे में बात की है, माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक जो है, सबसे बड़े शेयर होल्डर जो है। बिल गेट्स, वन ऑफ द वेल्थीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, एंड ही हैड लाइक दो फ्रेंड्स की बात हो रही है जब वो छोटे थे, स्कूल में थे। तो एक फ्रेंड हाइकिंग के लिए जाता है एंड somehow in an unfortunate accident he died. So imagine this could have happened with, like वो मॉर्गन हाउसल ने ऐसा लिखा है कि it could have happened with बिल गेट्स as well, और शायद उसके साथ नहीं था, वो टेल इवेंट था। तो बिल गेट्स का वन ऑफ द वेल्थिएस्ट बनना दुनिया में, वन ऑफ द वेल्थिएस्ट पर्सन बनना दुनिया में, was a tail event to some extent, right? Of course he was hardworking and he did great, and Microsoft is a fantastic company, but again हम वो लक वाला रोल की भी बात कर चुके हैं। बट यहाँ पे सिर्फ बात करें टेल इवेंट की। बहुत सारे लोग हैं लेकिन इतना सक्सेसफुल शायद नहीं होंगे, लेकिन दूसरी तरफ का भी टेल इवेंट है, एक नेगेटिव वाला, somebody died, and imagine like tail event could be the very important reason why an outcome would look like
जो आप उसको देख रहे हैं। तो बैकवर्ड एनालिसिस बहुत आसान है कि यार किसी कंपनी ने ये किया, किसी आदमी ने ये किया, किसी इंसान ने ये हुआ, लेकिन टेल इवेंट्स का रोल भी बहुत बड़ा होता है। वो जो उसमें मॉर्गन हाउसल ने, अगर आप किताब पढ़ेंगे तो एक बहुत अच्छा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो जो घटना हुई अनफॉर्चुनेट उनके एक फ्रेंड के साथ, वो बहुत रेयर है, मतलब ऐसा होता नहीं है कभी ज्यादा, लेकिन टेल इवेंट था, बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट था, इट हैपेंड। अब एक बहुत प्रैक्टिकल लेसन, सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। बहुत काफी सारे अच्छे एग्जांपल्स उन्होंने दिए, और एक एग्जांपल जो बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर मार्केट में आप जा रहे हैं या आप रोड पे जा रहे हैं, तो आप एक बहुत एक्सपेंसिव कार को देखते हैं तो आप बड़े इंप्रेस होते हैं कि भाई ये तो बहुत पर्सन शुड बी वेरी वेल्दी, बहुत पैसा होगा इनके पास। और मॉर्गन हाउसल ने उस थ्योरी को अपसाइड डाउन टर्न कर दिया है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि आप जो सोच रहे हैं, इस इंसान के पास अज्यूम करिए कि इसके पास 10 करोड़ की वेल्थ थी और ये कार जो है वो 1 करोड़ की आती है। ये आदमी अगर पैदल चल रहा होता, ये इंसान अगर पैदल चल रहा होता, तो इसकी वेल्थ होती 10 करोड़। कार में चल रहा है 1 करोड़ की, तो इसकी वेल्थ है 9 करोड़। मतलब सेविंग जो है, वेल्थ जो है, दिखती नहीं है। बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल है, राइट? कि सेविंग जो है वो दिख नहीं रही आपको। जो बहुत पैसे वाले लोग होंगे, ऑफ कोर्स वो खर्चा भी करते हैं, ऐसा नहीं, ये नहीं कहा जा रहा कि खर्चा ना करें, लेकिन वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो आप खर्चा कर रहे हैं वो आपकी वेल्थ को नीचे ला रहा है। तो एग्जांपल ऐसे ऐसे हैं, जैसे यूएस में स्पेशली काफी सारे एग्जांपल हैं कि बहुत ऐसे ऐसे लोगों ने इतनी बड़ी फिलॉन्थ्रोपी की है, इतना बड़ा पैसा दिया है चैरिटी में, और जब वो जिंदा थे तो शायद लोग सोचते भी नहीं थे कि इनके पास इतना पैसा हो सकता है। बहुत अच्छे एग्जांपल है, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे। मतलब क्या कि मिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने फिलैंथ्रोपी में दे दिए, चैरिटी में दे दिए मरने के बाद। वो जिस तरह की लाइफस्टाइल लीड करते थे, उससे लगता ही नहीं था कि इनके पास इतना पैसा हो सकता है। तो बहुत लाइक दे वुड बी जस्ट अबाउट, मतलब किसी तरह से दिन काट रहे हैं, लेकिन इतना पैसा होगा किसी ने इमेजिन नहीं किया। मतलब जो वेल्थ है वो दिख नहीं रही है। और सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। आप जितना ज्यादा ये कोशिश करेंगे कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं कितना पैसे वाला हूं, उतना आप अपना नुकसान करें। और इस इन्वेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक अभी हाल ही में डेटा आया सेबी का कि 93% लोग डेरिवेटिव्स में लॉस बनाते हैं। व्हाट्स हैपनिंग? दिस इज सो डिस्गस्टिंग, सो डिप्रेसिंग, सो सैड, राइट? 90% लोग 93% लोग डेरिवेटिव्स में पैसा गंवा रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। हो क्या रहा है हमें? मतलब हम शायद ये क्लेम करना चाहते हैं कि भाई हम बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो आप इस एग्जांपल को एक्सटेंड करिए, राइट? आपका जो बहुत सक्सेसफुल ट्रेड है उसके बारे में आप दुनिया को बताएंगे, लेकिन जो आपके डर्ट्स हैं, जो अच्छा नहीं चले, उनके बारे में आप शायद बात नहीं करेंगे। मतलब ये जो चीज है कि आपकी ईगो का इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं। हम ये बहुत एग्जांपल अक्सर देते रहते हैं, राइट? कि जो जब क्रिकेट मैच हो रहा है, तो जब नेक्स्ट इनिंग शुरुआत होगी तो वो बैट्समैन चाहे 0 पे आउट हुआ, चाहे सेंचुरी बनाई हो, पिछले इनिंग में 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी। मतलब ईगो जो है वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। वो गाना ना दंगल पिक्चर का, बापू हानिकारक है, लाइक वो बहुत पॉपुलर गाना हुआ करता है। ईगो इज एन एनिमी, ईगो इज हार्मफुल फॉर द सेविंग एंड इन्वेस्टिंग बिहेवियर ऑफ योर्स। प्लान फॉर सरप्राइजेस बहुत इंपॉर्टेंट, टेल इवेंट्स का एक डिफरेंट पार्ट है। प्लान फॉर सरप्राइजेस मतलब आप चाहे कितना भी अच्छा सोचें, लेकिन आप फिर भी एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलिए। पूरा का पूरा पोर्टफोलियो किसी एक ही स्टॉक में मत डाल दीजिए। प्लान फॉर सरप्राइजेस, ऑफ कोर्स आपको कितना भी कॉन्फिडेंस हो, कितना भी यकीन हो, लेकिन फिर भी इट विल नॉट बी अ ग्रेट आइडिया कि आप सब कुछ एक ही चीज में लगा दें। नॉट जस्ट स्टॉक की बात कर रहा हूँ, किसी भी एसेट क्लास में आप पूरा बोले कि भाई मैं पूरा का पूरा रियल एस्टेट खरीदता हूँ, पूरा का पूरा गोल्ड खरीदता हूँ। इट मे वर्क, इट मे नॉट वर्क, बट इट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हिसाब से ये गलत है। आपकी जो कंफर्ट लेवल है, आपका जो रिस्क टॉलरेंस है, उसके हिसाब से करिए। आई एम नॉट रेकमेंडिंग, आई एम नॉट इवन एडवोकेटिंग कि भाई आप पूरा इक्विटी में डालिए या पूरा इधर डालिए उधर डालिए। नो 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 नो, आप देखिए कि सरप्राइजेस कहीं बचते हैं। जापान का हमने शायद एक एग्जांपल देखा था, पिछले 25-30 सालों में कोई रिटर्न नहीं है, नेगेटिव है। कैन इट हैपन विद इक्विटी मार्केट्स? वेरी वेरी अनलाइकली, बट कैन इट हैपन? यस, पॉसिबल। व्हेन इट विल हैपन नोबडी नोस। सोशल प्रेशर, वो जो बात आती है सोशल प्रेशर, मतलब कि ईगो इज द कल्प्रिट हियर।
कि आप क्या दिख रहे हैं और क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अलाइनमेंट नहीं है और आप अपना पोर्टफोलियो अगर अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप बहुत सक्सेसफुल हैं, तो डेफिनेटली आपको लोग बहुत अच्छा इन्वेस्टर समझेंगे। लेकिन क्या वो जो चीज है, वो सोशल प्रेशर जो काम कर रहा है, कल को आप अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या आप में इतनी हिम्मत होगी, ताकत होगी, आप सपोर्ट करें उसको? मे बी नॉट। तो ये जो चीज है वो बात की जा रही है इसमें कि सोशल प्रेशर एक जो है वो मनी मैनेजमेंट के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए घातक हो सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है आपको। एक और चीज, डोंट थिंक योरसेल्फ एज अ विक्टिम। मतलब अगर आप ये सोच के चलेंगे, ये मानसिकता आपकी है यार कि दुनिया ही मेरे अगेंस्ट में है, सब लोग, मैंने इस स्टॉक में पैसा लगाया और ये चला नहीं, हो सकता है दूसरे में लगाया वो भी नहीं चला, 10 स्टॉक में ऐसा हुआ और वो स्टॉक नहीं चले, तो आपको अपने प्रोसेस को इवेल्युएट करने की जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी तो किस्मत ही खराब, और अ व्हाइल इट कुड हैपन, राइट, कि आपने 10 के 10 लगा दिए, बट कंसिस्टेंटली अगर ऐसा हो रहा है कि आपके स्टॉक हमेशा नीचे चले जाते हैं, आप हमेशा नुकसान कर लेते हैं, तो आप उस प्रोसेस को इवेल्युएट करिए कि आप इन्वेस्ट कैसे करते हैं। बहुत ब्रूटली करिए, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि यू शुड बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ, दैट इज बैड, बट इवेल्युएट कि आपने क्या सोच के इन्वेस्ट कर रहे थे। आप, किसी ने आपको टिप दी, अरे दुगना होने वाला है लगा दो, या आपने कहीं कुछ पढ़ा, किसी ने कुछ कहा, टीवी पे कुछ सुना, किसी ने कुछ बता दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो आप अगर वो प्रोसेस अपना रहे हैं तो डेफिनेटली इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर भी अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा कि 100 में से 100% चांसेस आए कि आप गलत होंगे, आपकी कॉस्ट भी गलत होगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब एक टाइम है कि आप उसको इवेल्युएट करें, आप उसको समझें कि भाई कहां गलती हो रही, क्यों गलती हो रही। अपने आप को विक्टिम समझेंगे कि भाई दुनिया ही मेरे अगेंस्ट है और दुनिया ही मेरे खिलाफ है, वो दैट इज नॉट, दैट इज नॉट। और एक सबसे बड़ी चीज, आपको अपना फैसला खुद लेना पड़ेगा। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर थिंकिंग फॉर योरसेल्फ। आप अपनी सोच को आउटसोर्स नहीं कर सकते। यू कैन नॉट आउटसोर्स थिंकिंग। ये भी अगेन वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स, यू कैन नॉट आउटसोर्स थिंकिंग, यू कैन आउटसोर्स एवरीथिंग एल्स, बट थिंकिंग जो पार्ट है, डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है, आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। अगर वो आप आउटसोर्स करेंगे तो आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। इन्वेस्टिंग में स्पेशली बहुत काम की चीज है ये, यू कैन नॉट आउटसोर्स थिंकिंग। क्या चैलेंजेस हैं, रिस्क है, मॉर्गन हाउसल क्या बताते हैं? गेट रिच क्विक काम नहीं करता, सिंपल बात है। कोई है कि भाई मैंने इस स्टॉक में 6 महीने में 4 गुना बनाया, 10 गुना बनाया, हो सकता है, गुड फॉर देम, ऑल द बेस्ट, बट फॉर अस it's important that we evaluate. We don't believe in anything which is unrealistic, which sound too good to be true. If it is sounding too good to be true, very unlikely that it's not true. Too much churn, अरे ये नहीं चला, वो खरीद लेते हैं, अरे ये नहीं चल पा रहा है, दूसरा खरीदते हैं। ऐसे बार बार चर्न करेंगे तो आप सिर्फ अपने ब्रोकर को फायदा पहुंचा रहे हैं। जितना ट्रेडिंग कमीशन जनरेट कर रहे हैं उसका फायदा हो रहा है, आपका फायदा नहीं। विनर्स को जल्दी बेच देना, अरे मेरा तो बन गया ना यार, डबल हो गया मेरा। आप अगर देखें बड़े से बड़े इन्वेस्टर को, हमने राकेश झुंझुनवाला और टाइटन के ऊपर एक वीडियो किया था, या आप इवन पोर्टफोलियो उठाएं वॉरेन बफे का, उसमें कोका कोला है, एप्पल है, एमएक्स है, ये सब बड़े बड़े उनके विनर हैं अच्छे। जल्दी बेचने की गलती नहीं करें, जल्दी नहीं बेचो, राइट द विनर्स। आपके सब पाप धुल जाएंगे उसमें। आपके 10-5 गलत डिसीजन भी होंगे इन्वेस्टिंग के, अगर कोई आपका स्टॉक 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना हो गया, तो आपके सब पाप धुल गए, मतलब लाइक वो सब आपके जो गलत डिसीजन है, दे हैव बीन टेकन केयर ऑफ। डोंट सेल योर विनर्स अर्ली, नॉट कटिंग योर लॉसेस। एक और दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट से इतना प्यार हो गया, स्टॉक से इतना प्यार हो गया कि आप जो पता है कि यार ये तो गड्ढे में गया, फिर भी आप निकाल ले रहे हैं उसको, बेच नहीं रहे। डोंट डू दैट। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या मैसेज है? अपनी स्ट्रेंथ को समझिए। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज समझना। वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स, कहां पे आप अच्छा करते हैं, कहां खराब करते हैं। मैं एक बहुत पुराना एग्जांपल आपको पर्सनल दे रहा हूं कि आई वाज वेरी वीक इन केमिस्ट्री, और लोग मुझसे अक्सर कहा करते थे कि यार केमिस्ट्री तो यार नहीं सीखोगे, नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। बट आई वाज काइंड ऑफ ओके इन फिजिक्स। आई ट्राइड टू डू केमिस्ट्री एंड आई वुड से कि कोशिश भी की, लेकिन काम बना नहीं, काम जमा नहीं। और अगर आपने उसको पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे लगता है कि अगर मैंने केमिस्ट्री पर थोड़ा और ध्यान दिया होता शायद, तो मैं अपना फिजिक्स का भी नुकसान कर लेता शायद। I'm not advising students here कि वो क्या करें क्या ना करें, but I'm just saying कि lot of times when you see that we are too obsessed with our weaknesses, too obsessed with what we don't know. No, all of us are not perfect.
Of course, we should try to learn more and more, but that does not mean that we ignore our strength. There are some sectors, there are some companies we understand. उन पे हमने कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल लग रहा है, 4 एनुअल रिपोर्ट पढ़ रखी है, 5वीं पढ़ेंगे तो आप ज्यादा समझेंगे, ज्यादा जानेंगे. कोई सेक्टर ऐसा इसके बारे में आपकी कोई नॉलेज है, आप या तो उसमें काम करते हैं या आपकी कोई बहुत क्लोज रिलेटिव या आपने देखा कि कहीं और किसी वजह से आप उसको समझते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड नो योर स्ट्रेंथ्स. ग्रीड एंड फियर दोनों ही खराब हैं. ज्यादा लालच मत करिए, ज्यादा डरिए मत. जब 85,000 पे सेंसेक्स हो, 26,000 पे निफ्टी हो, ग्रीड ज्यादा दिखेगा मार्केट में, और जब कोविड जैसा टाइम हो तो फियर ज्यादा दिखेगा. लेकिन दोनों ही चीजें इन्वेस्टिंग के लिए खराब. कोविड जैसा टाइम हो या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस का टाइम हो, उस टाइम अगर आप देखेंगे तो फियर ही फियर नजर आएगा मार्केट में. और जब मार्केट बहुत अच्छा चल रहा हो, जैसा मैंने कहा ना कि 26,000 पे निफ्टी है और मिड कैप स्मॉल कैप इतने महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, उस टाइम आपको ग्रीड ज्यादा दिखेगी. लेकिन दोनों ही चीजें एक्सेस में खराब है. कंपीट विद योरसेल्फ. अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसा रिटर्न अचीव कर पा रहे हैं जो कि इंडेक्स से बेटर है, या आपकी बाकी इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज जो आपके साथ अवेलेबल है उनसे बेटर है, दैट्स गुड इनफ. दैट्स गुड इनफ. मतलब आप ये सोचे कि यार डबल क्यों नहीं हो रहा 6 महीने में, डबल क्यों नहीं हो रहा 6 महीने में, इज अ रॉन्ग अप्रोच. यू शुड टेक योर टाइम बट इवैल्यूएट. लाइक 5 साल में अगर आप, कोई भी आपकी फिलॉसफी है, अगर आप इंडेक्स से बेटर किए, जो भी आपका रेलिवेंट इंडेक्स है या जो आपके पास बाकी इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज है उनसे बेटर किए, मतलब आप ठीक कर रहे हैं, आप अच्छा काम हो गया, अच्छा है. अब लाइफ लेसन्स क्या है? सक्सेस की डेफिनेशन हर एक आदमी की अलग अलग है. हर एक आदमी को अलग अलग चीजें लाइफ से चाहिए और अलग अलग चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. आयरनी ऑफ गुड इन्वेस्टिंग क्या है कि इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत, मैथमेटिक्स के बारे में या किसी और प्रिंसिपल के बारे में, टेक्निकल चीजों के बारे में कम से कम है इन्वेस्टिंग. पेशेंस, लाइफ के जो साइकोलॉजिकल मेकअप का आपका कैसा है, आपका टेम्परामेंट कैसा है, वो ज्यादा जरूरी है. फाइनेंशियल सक्सेस जो है जल्दी रिच क्विक एंड रिच फास्ट वाली चीज नहीं है. गेटिंग रिच स्लोली एंड रिटेनिंग द वेल्थ, वो बहुत बड़ा प्रिंसिपल है. लाइफ का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि सिर्फ कमाना इन्वेस्ट करना या सेविंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है. आप कैसे रिटेन कर पाए, कैसे बैलेंस बिठा पाए. इट्स नॉट अबाउट कि आप सब अपने खर्चों को पोस्टपोन करिए. दैट विल बी अ वेरी रॉन्ग अप्रोच. यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस. आई एम नॉट अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट कि भाई सब कुछ छोड़ दीजिए, कुछ खर्चा मत करिए और आप इन्वेस्ट करिए, सेविंग करिए. नो नो, नॉट एट ऑल. यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस. व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस, but evaluate that. And then if you think that, if you, let's say, you want to explore the world, if you want to read, if you want to go watch movies, वो सब चीजें भी जरूरी हैं. आप उन चीजों को पोस्टपोन नहीं कर सकते. लेकिन एट द सेम टाइम आपको बैलेंस बिठाना पड़ेगा कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना सेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. बहुत ध्यान से. मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, इमोशंस एंड बिहेवियर्स के बारे में सबसे ज्यादा है. On this note, thank you so much. Invest better, और इन्वेस्ट बेटर से पहले लर्न मोर, इन्वेस्ट बेटर. ज्यादा सीखिए, ज्यादा जानिए, ज्यादा पढ़िए और बेटर इन्वेस्ट करिए. लर्न मोर, इन्वेस्ट बेटर. Thank you so much. This is Pankaj and you're watching Investing with Pankaj. Again, no investment buy sell advice we are giving. Just talking about very important principles Morgan Housel has talked about in his book, The Psychology of Money. Hope you found this good. Thank you so much. See you soon next time.